हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं नीशू और आज हम जियोपॉलिटिक्स के एक ऐसे कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं जो लिटरली आपका वर्ल्ड व्यू चेंज कर देगा। आज का टॉपिक है रिमलैंड थ्योरी। एक ऐसी थ्योरी जो बताती है कि रियल पावर स्ट्रगल दुनिया के कोस्ट लाइन्स, ओशियंस और मैरीटाइम रूट्स के अराउंड होती है, नॉट जस्ट लैंड पावर। सो लेट्स डाइव डीपर एंड अंडरस्टैंड दिस इन अ वेरी सिंपल एंड ईजी वे। The Rimland theory was given by the American political scientist Nicholas Spikeman in the year 1942. It suggested that controlling the coastal region of Eurasia, known as the Rimland, is the key to world powers, contrasting with Macander's heartland theory. So let's understand what is Rimland. Rimland basically यूरेशिया के आउटर एज को बोला जाता है, यानी यूरोप से लेकर मिडिल ईस्ट, इंडिया, साउथ ईस्ट एशिया, चाइना और जापान तक का पूरा कोस्टल बेल्ट। स्पाइकमैन कहते थे कि ये रिम एरिया दुनिया का रियल पावर जोन है, बिकॉज यहीं पर सबसे ज़्यादा पॉपुलेशंस रहती है, यहीं पे सबसे ज़्यादा पोर्ट्स होते हैं और यहीं से ग्लोबल ट्रेड के मेजर सी रूट्स पास करते हैं। सो इन सिंपल वर्ड्स, रिमलैंड इज़ दैट लॉन्ग कोस्टल रिंग जहाँ लैंड और ओशन एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं, और जिस किसी पावर के पास ये बेल्ट आ जाती है वो इनडायरेक्टली यूरेशिया के कोर को भी इन्फ्लुएंस कर लेता है। इसलिए स्पाइकमैन बोलते थे, हु कंट्रोल्स द रिमलैंड रूल्स यूरेशिया, हु रूल्स यूरेशिया कंट्रोल्स द डेस्टिनीज ऑफ द वर्ल्ड। So in my previous video, I have talked about heartland theory given by Macander. But in this video, we are talking about Rimland theory, and we have to understand why Spikeman rejected the heartland theory. So Macander बोलते थे कि जो यूरेशिया के सेंटर कंट्रोल करेगा वो दुनिया का बॉस बन जाएगा, बट स्पाइकमैन ने कहा कि रियल कंपटीशन लैंड के बीच नहीं बल्कि उन कोस्टल बॉर्डर्स पर होती है जहाँ सबसे ज़्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। ही आर्ग्यूड दैट लैंडलॉक रीजन स्लो होते हैं पर रिम रीजन्स डायनेमिक होते हैं, क्योंकि ओशन अलाउ फास्ट मूवमेंट ऑफ ट्रेड्स एंड नेवल फ्लीट एंड ग्लोबल इन्फ्लुएंस। सो इन सिंपल वर्ड्स, अगर तुम समुद्र के किनारे को कंट्रोल करते हो तो तुम ट्रेड को कंट्रोल करते हो, और ट्रेड को कंट्रोल करोगे तो तुम पॉलिटिक्स को शेप कर लोगे। नाउ द क्वेश्चन कम, इज रिमलैंड थ्योरी स्टिल रेलेवेंट इन द 21st सेंचुरी? सो द आंसर इज येस। आज की दुनिया में भी रिमलैंड थ्योरी बिल्कुल सही प्रूव होती दिख रही है। साउथ चाइना सी, ताइवान स्ट्रेट, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, रेड सी, इंडियन ओशन, ईस्ट चाइना सी, ये सारे रीजन्स रिमलैंड के पार्ट हैं, और इन्हीं में आज की सबसे बड़ी जियोपॉलिटिकल टेंशन्स चल रही है। फॉर एग्जाम्पल, साउथ चाइना सी में चाइना आर्टिफिशियल आइलैंड्स बनाकर मिलिट्री प्रेजेंस इंक्रीज कर रहा है, बिकॉज जिसने इस सी रूट को कंट्रोल किया उसने एशिया के ट्रेड्स को कंट्रोल किया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से दुनिया का 20% ऑयल पास होता है, इसलिए यूएस, ईरान, सऊदी अरेबिया यहाँ हमेशा एक्टिव रहते हैं। इंडियन ओशन में इंडिया और चाइना की राइवलरी भी रिमलैंड का ही पार्ट है, क्योंकि इंडियन ओशन आज के टाइम का सबसे बड़ा स्ट्रैटेजिक वाटर बॉडी बन गया है। सो इन सब एग्जाम्पल से एक चीज़ क्लियर होती है, रिमलैंड इज द न्यू बैटल ग्राउंड ऑफ 21st सेंचुरी पावर पॉलिटिक्स। सो रिमलैंड की पावर सिर्फ स्ट्रैटेजिक नहीं है, इट इज़ इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल, मिलिट्री एंड डिजिटल ऑल एट वंस। यहीं पर दुनिया की सबसे एडवांस मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स हैं। ताइवान का सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम, जापान की रोबोटिक्स इंडस्ट्री, साउथ कोरिया की शिप बिल्डिंग एंड चाइना का इंडस्ट्रियल बेस। यहीं से 98% ग्लोबल इंटरनेट डाटा अंडर सी केबल्स के थ्रू पास होते हैं, इंक्लूडिंग इंडियाज मेजर डिजिटल रूट्स। यहीं पे वर्ल्ड्स मोस्ट क्रिटिकल एनर्जी चोक पॉइंट्स हैं, और यहीं पे नेवीज सबसे ज़्यादा एक्टिव्स होते हैं। सो रिमलैंड इज द कंट्रोल बोर्ड ऑफ द 21st सेंचुरी वर्ल्ड ऑर्डर, जिस पर कंट्रोल का मतलब है इकोनॉमी, सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी, इन्फ्लुएंस, all in one. But there are limitations of the theory as well, because Spikeman didn't predict it to see the forces of cyber warfare, space power, AI, satellites और digital economies, जिनके लिए geography secondary हो जाती है। He also didn't predict China's belt and road strategy, जो land routes create करके रिमलैंड के choke points को bypass करने की कोशिश करता है, और climate change रिमलैंड को dangerous बना रहा है। Storms, floods, rising sea level, ports और coastal economics risk में आ रही है। तो theory powerful है, but not absolute. So now let's understand India's role in this Rimland theory. इंडिया का लोकेशन रिमलैंड बेल्ट के सबसे स्ट्रैटेजिक पॉइंट पर है, द हार्ट ऑफ द इंडियन ओशन, और इंडियन ओशन की वैल्यू आज की डेट में अनइमेजिनेबल है। एशिया का 80% ऑयल सफ़र करता है इस समुद्र के थ्रू। वेस्ट एशिया, अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया, सबके साथ ट्रेड यहीं से फ्लो होता है।
इंडिया अंडमान एंड निकोबार को ट्राई सर्विस कमांड बना चुका है, जिसे हम मलाक्का स्ट्रेट को डायरेक्टली ऑब्जर्व कर सकते हैं। क्वाड, इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी, सागर विजन, ये सब इंडिया को रिमलैंड का सेंट्रल बैलेंसर बनाते हैं। इंडिया रिमलैंड के बीच में खड़ा नहीं है, इंडिया रिमलैंड आर्किटेक्चर का इंपॉर्टेंट पिलर बन रहा है। इन द लास्ट वी अंडरस्टूड दैट रिमलैंड थ्योरी हमें सिंपल बट एक पावरफुल मैसेज देती है। दुनिया की पॉलिटिक्स सिर्फ लैंड पर नहीं चलती, बल्कि उन जगहों पर चलती है जहां लैंड और ओशन एक दूसरे से मिलते हैं। चाहे यूएस चाइना राइवलरी हो, इंडिया चाइना टेंशन हो, मिडिल ईस्ट का ऑयल गेम हो या एशिया के साथ सी रूट्स, सब रिमलैंड के अराउंड ही रोटेट करते हैं। स्पाइकमैन की एक लाइन सच में आज भी रेलिवेंट लगती है, कंट्रोल द रिमलैंड एंड यू कंट्रोल द वर्ल्ड। अगर आपको ये डीप एनालिसिस ऑफ रिमलैंड थ्योरी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय।